नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी नंबर सिस्टम वाली, उसमें हमने कल तक की क्लास में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं तक विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब उसके बाद आज हम इन 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक एक से उठाएंगे। पहला है सह अभाज्य संख्याएं, दूसरा जुड़वा अभाज्य संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं और रामानुजन संख्या। ये 4 प्रकार की संख्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये क्या क्या होती हैं सह अभाज्य। तो पहले उठाते हैं दोस्तों हम सह अभाज्य, इसी को असहभाज्य भी लिखा हुआ कहीं मिल सकता है आपको, असहभाज्य। इसी को को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। इन नामों से इसको जानते हैं। तो ये होती क्या है दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये एक बना दिया गया है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं सहअभाज्य होंगी वो अभाज्य हों ही। तो कैसे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य से दोस्तों यहीं के लिए सहअभाज्य मतलब सहयोग से अभाज्य, एक दूसरे के सहयोग से अभाज्य। सहयोग से अभाज्य अभाज्य संख्याओं की वजह से कंडीशन क्या आती है कि कॉमन क्या होना चाहिए, एक का भाग जाना चाहिए और स्वयं उस संख्या का जाना चाहिए। तो ऐसे असहभाज्य जो संख्याएं हैं उनमें दो संख्याएं ली जाती हैं और उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 3 है और 5, 3, 5 ये दो संख्या हैं, तो ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 3 में और 5 में कोई एक ऐसी संख्या नहीं जिसका भाग जा सके, एक का ही भाग जाएगा। तो जिन दो संख्याओं में एक कॉमन हो केवल, इसी को ऐसे कह सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक हो, वे संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब 15 और 16। अब देखिए दोस्तों, 15 एक भाज्य संख्या है, 16 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन तब भी ये दोनों मिलकर सहअभाज्य संख्या बना रही हैं। क्योंकि सहअभाज्य की कंडीशन क्या है कि जो भी दो संख्याएं दी गई हों उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, एक ही है, एक का ही भाग जाएगा 15 में 16 में। कहीं आप ले सकते हैं 3,7 भी ले सकते हैं, 11, 15 ले सकते हैं, 20, 21 ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या कंडीशन समझ में आ रही है, सभी में कोई भी दो संख्या हैं, इसमें क्रम का कुछ भी नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि इन दो जो संख्याएं ली गई हैं उनमें एक के अलावा कोई दूसरी संख्या और कॉमन ना हो, एक के अलावा किसी दूसरे का भाग ना जाता हो। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सहअभाज्य होने के लिए, मैं बोल के बता देता हूँ, सहअभाज्य होने के लिए जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई भी एक संख्या अभाज्य हो। दोनों संख्याएं भाज्य होंगी तब भी वो आपस में सहअभाज्य की तरह कार्य करेंगी। जैसे देखो, इसमें 15 और 16, तो 15 संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 में 3 का भाग चला जाता है, 5 का चला जाता है, 1 का और 15 का। 16 में भी 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, तो 16 भी भाज्य संख्या। ये दोनों भाज्य संख्या हैं, ये भी भाज्य और ये भी भाज्य, लेकिन तब भी ये आपस में जोड़ा बनकर ये सहअभाज्य संख्या की तरह कार्य। ये 15 और 16 दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, लेकिन तब भी ये सहअभाज्य की तरह कार्य कर रही हैं, क्योंकि इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। ऐसे 20 और 21 है, 20 और 21 दोनों ही भाज्य संख्या हैं, लेकिन तब भी ये सहअभाज्य की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब दोस्तों, सहअभाज्य के लिए कंडीशन क्या हो गई, दो कंडीशन यहाँ से निकल के आ रही हैं कि सहअभाज्य होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या उनमें से अभाज्य हो। दोनों संख्याएं अगर भाज्य होंगी तब भी वो सहअभाज्य की तरह कार्य कर सकती हैं, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा, जैसे 15 16।
और दूसरी बात यहाँ से क्या निकल के आ रही है कि दो क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि कोई भी दो लगातार संख्याएं आप उठाएंगे, 3 और 4 उठा लीजिए, 17 18 ले लीजिए, 98 99 ले लीजिए, कुछ भी कोई भी दो लगातार संख्या है तो उनमें तो एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा ना, क्योंकि वो जस्ट बाद वाली संख्या है तो किसी ऐसी संख्या से भाग जा ही नहीं सकता कि दोनों का चला जाए, दोनों में चला जाए। तो कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्याएं आप उठाएंगे तो वो हमेशा ही सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, या इसी को कहें इनका महत्तम समापवर्तक एक हो, इनका एचसीएफ एक हो, या सार गुणनखंड एक हो, तो उनको संख्याएं वो क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं, या फिर असहभाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं, को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। इसमें खास बात ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि उनमें से कोई भी संख्या अभाज्य संख्या हो ही, एक भी नहीं हो अभाज्य संख्या, दोनों भाज्य संख्याएं हो तब भी वो सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो ये चर्चा दोस्तों हमने कर ली। अब अगली जुड़वां अभाज्य पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगली संख्या है जुड़वां अभाज्य। जुड़वां अभाज्य को और किस किस नाम से जाना जाता है, जुड़वां अभाज्य या युग्म अभाज्य या यमज या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या, या फिर अभाज्य जोड़े के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। तो क्या होती है जुड़वां अभाज्य संख्याएं दोस्तों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि एक से लेकर 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई थी। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी संख्या प्राप्त हुई थी, 25। तो जुड़वां अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर या जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। तो 1 से 25 जो अभाज्य संख्या मिली हैं 1 से लेकर 100 तक में, उनमें अभाज्य जोड़े कितने प्राप्त होते हैं, हम ये प्राप्त होते हैं 3 और 5, इनमें 2 का डिफरेंस, 5 और 7 एक जोड़ा ये है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, 11 और 13 होती हैं अभाज्य संख्या, इनमें भी 2 का डिफरेंस, 17 और 19 होती हैं, इनमें भी 2 का डिफरेंस, 29 और 31 होती हैं, इनमें भी 2 का डिफरेंस, 41 और 43 होती हैं, इनमें भी 2 का डिफरेंस, 59 और 61 होती हैं, इनमें भी 2 का डिफरेंस, 71 और 73 होती हैं, इनमें भी 2 का डिफरेंस। तो ये 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में दोस्तों अभाज्य जोड़े कहा जाए तो केवल 8 ही अभाज्य जोड़े हैं, जिनको अभाज्य जोड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें 2 का अंतर है। अभाज्य जो जुड़वां अभाज्य नाम ही इसीलिए पड़ा है, ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वां अभाज्य या युग्म अभाज्य या यमज या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या, नाम ही इसी से पड़ा है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। देखो एक तो 3 और 5 है, इसके ये ऐसे 8 अभाज्य जोड़े हैं। तो इनमें कंडीशन क्या क्या निकल के आ रही है कि इनका भी HCF, जो जुड़वां अभाज्य होते हैं ये, इनका भी HCF कितना होता है, 1 होता है। पहली कंडीशन, इनमें जो कॉमन होता है 5 और 7 में कॉमन क्या है 1, 11 और 13 में कॉमन क्या है 1, सब में इनमें कॉमन 1 होगा। या सार गुणनखंड का है, सार गुणनखंड इनका क्या होगा 1 होगा, जो अभी सहअभाज्य में भी पढ़ा था। दूसरी बात इसमें कंडीशन क्या है, इसमें दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है, दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है, क्योंकि ये तो है ही अपने आप में अभाज्य संख्याओं में से ही तो निकाली गई हैं ये, वो सहअभाज्य अलग बात थी, अलग कंडीशन थी, लेकिन ये तो अभाज्य संख्याओं के ही जोड़े हैं ना, जो 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य जोड़े थे। आगे और भी मिल सकते हैं, लेकिन 1 से 25 तक में, 1 से 100 तक में जो है जो 25 अभाज्य संख्या उनमें केवल ये 8 ही जोड़े मिलते हैं। तो इसमें दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि इनका भी HCF 1 होता है। दूसरी कंडीशन के दोनों ही ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य जोड़ा जिसे बोला जाता है उनमें दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सहअभाज्य और जुड़वां अभाज्य हो गए दोस्तों, तो यहाँ दोनों के लिए एक कंडीशन बन रही है, कैसी कि जो संख्या अभाज्य संख्या है, ये जुड़वां अभाज्य है, तो जुड़वां अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या देखी थी हमने, मान लीजिए 15 और 16 है। तो प्रत्येक जुड़वां अभाज्य जो होगी, प्रत्येक जुड़वां अभाज्य संख्या जो होगी, जुड़वां अभाज्य कौन सी है, ये वाली, वो सहअभाज्य संख्या जरूर होगी, सहअभाज्य संख्या जरूर होगी। प्रत्येक जुड़वां अभाज्य जैसे ये सहअभाज्य होगी कि नहीं होगी, होगी। जैसे ये जुड़वां अभाज्य है, जुड़वां अभाज्य 11 और 13 है। सहअभाज्य की कंडीशन क्या है कि दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये प्रत्येक जुड़वां अभाज्य सहअभाज्य होगी। लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वां अभाज्य नहीं होगी, यहीं से चेक कर लीजिए। जैसे ये सहअभाज्य तो है, सहअभाज्य तो है ये,
लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं, क्योंकि इनमें डिफरेंस 2 का नहीं है। और दूसरी बात कंडीशन ये भी हो रही है कि ये दोनों भाज्य संख्या है, जबकि जुड़वा अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 लाइन लिख लेंगे कि प्रत्येक सहअभाज्य संख्या नहीं, प्रत्येक, ये बात नहीं है, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य होगी लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। कैसे देखिए, तो फिर से देख लीजिए, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य होगी। जैसे जुड़वा अभाज्य कौन सी, ये है, तो ये सहअभाज्य होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सहअभाज्य की कंडीशन क्या है कि उन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो ये यहाँ सब जगह लागू हो रही बात, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बात सही होगी। लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। अब प्रत्येक, जैसे सहअभाज्य ये थी, एक मान लीजिए 20-21 थी, 20-21 है, ये भी सहअभाज्य तो है, लेकिन क्या जुड़वा अभाज्य है, ये नहीं है, क्योंकि जुड़वा अभाज्य होने के लिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ तो 1 का ही डिफरेंस है। फिर दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जबकि ये दोनों भाज्य संख्या हैं। तो ये बात दोनों सत्य हो रही है कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जुड़वा अभाज्य की भी चर्चा होगी। अब हम तीसरे नंबर के पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, ऐसी को परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या, इसी को परफेक्ट नंबर भी बोलते हैं या कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं, कंप्लीट नंबर। तो ये क्या होती है दोस्तों, देखिए, इसकी परिभाषा क्या हुई, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर हो, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 और 2। तो इन गुणनखंडों को जोड़ा जाए, 2 और 1 3, लेकिन 2 का दोगुना तो 4 होगा ना, तो नहीं हो रहा। अब मान लीजिए 4 ले लिया, 4 के गुणनखंड कौन से होते हैं दोस्तों, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। अब 4 और 2 6 और 1 7, जबकि होना कितना चाहिए, इससे डबल होना चाहिए संख्या से, 4 से डबल कितना 8 होना चाहिए। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 1 + 2 + 4 करें, इसके 4 के गुणनखंड यही तो 1 2 4, तो गुणन करें तो 4 2 6 और 1 7 ही हो रहा है, जब कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था। अब देखते हैं 5, तो 5 का तो गुणनखंड 1 होता है और 5 होता है, इनको जोड़ेंगे 1 और 5 6 हो रहा है, जबकि 5 का डबल तो 10 होता है। अब अगला 6 देखते हैं, 6 का गुणनखंड 1 होता है, 1 का भाग जाता है 6 में, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। तो इसके 6 के कितने गुणनखंड हो गए दोस्तों, 4 गुणनखंड, 1 2 3 और 6। इनको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 6 बराबर कितना हो गया, 1 2 3 और 3 6 और 6 12। तो देखिए दोस्तों, 6 का दुगुना 12, यही लिखा है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर हो, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 6 जो संख्या, इस पर ये बात लागू हो रही है कि 6 के सभी गुणनखंड ले लिए, 1 2 3 और 6 भी ले लिया। तो 6 भी ले लिया, तो सभी को मिला के, इन जो गुणनखंड है उनको मिला के इस संख्या के दुगुने के बराबर हो जाना चाहिए। 6 का दुगुना होता है 12, इनका टोटल भी कितना हो रहा है दोस्तों, 12। तो ये एक संपूर्ण संख्या है या परिपूर्ण संख्या कहें, 6 एक परिपूर्ण संख्या है। अगर इसी की दूसरी परिभाषा ऐसे हो सकती है कि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग अगर उस
संख्या को न मिलाया जाए, तो सब संख्या को छोड़कर उसके गुणनखंडों का योग अगर संख्या के बराबर हो जाए तो संख्या संपूर्ण संख्या परिपूर्ण संख्या होती है। अगर संख्या को भी मिला रहे हैं तो जस्ट डबल हो जाएगी। तो इस परिभाषा को दूसरे रूप में भी ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के बराबर है तो वो संख्या संपूर्ण संख्या होती है। जैसे अगर इस परिभाषा को लगाएं दूसरी वाली को, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इनका टोटल 6 के बराबर होना चाहिए। अगर इसको भी ले रहे हैं तो इसके दोगुने के बराबर हो जाएगा 12। अब अगली संख्या दोस्तों, ये कुछ संख्याएं फिक्स हैं, जैसे 28 है एक। 28 की गुणनखंड क्या क्या होंगी? 1 का भाग जाएगा 28 में, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा 4 सत्ते 28, 7 का जाएगा 7 चौक 28, 14 का जाएगा 14 दूनी 28 और फिर 28 का ही जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके गुणनखंड 28 के इतने हो गए, तो इन सभी का टोटल 28 से 2 गुना मतलब 56 हो जाए तो इसका मतलब ये परिपूर्ण संख्या है। ये तो पहले से फिक्स है, पता है, इसलिए मैंने लिख दी है, नहीं तो आप सोचेंगे अचानक कैसे आ गई। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 इसको लिख लिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब जोड़ लीजिए 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 में 28 जोड़ेंगे तो 56, तो बराबर 56। तो 28 का जस्ट डबल हो रहा है दोस्तों 56, तो इसका मतलब ये भी एक परिपूर्ण संख्या है, ये भी एक परिपूर्ण संख्या है। तो ऐसी दोस्तों अभी तक गणित में केवल 51 ऐसी संख्याओं की खोज की जा चुकी है जो कि परिपूर्ण संख्याएं हैं। इनमें से कुछ मैं लिखाई देता हूं, जैसे एक अंक की परिपूर्ण संख्या, एक अंक की, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक अंक की संपूर्ण संख्या, संपूर्ण या परिपूर्ण कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, कौन सी है? 6 है। ऐसे 2 अंक की संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? 28 होती है। 3 अंक की संपूर्ण संख्या, ये यही बात लिखिए, होती है 496। और 4 अंक की संपूर्ण संख्या होती है दोस्तों 81 28। और अभी तक गणित में हमारे महान गणितज्ञ लोग लगे हुए हैं, अभी तक केवल 91 संपूर्ण संख्याएं खोजी जा चुकी हैं। मतलब संपूर्ण संख्याएं जिनकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से डबल के बराबर होता है, ऐसी संख्याएं अभी तक कितनी खोजी जा चुकी हैं? 51 खोजी जा चुकी हैं। तो दोस्तों आज हमने ये तीसरा टॉपिक संपूर्ण संख्या भी पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और रामानुजन संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हमारे एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुए थे श्री रामानुजन जी, जो गणित में बहुत ही अपना योगदान देकर गए, बहुत ही कम उम्र में चले गए थे हमारे बीच से, लेकिन उनके नाम पर उन्होंने एक संख्या की खोज की थी, उसको नाम दिया जाता है रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या कहते हैं ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। तो एक रामानुजन संख्या की खोज जो हुई थी वो है दोस्तों 1729। 1729 को कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों? 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब।
10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1000 प्लस 9 का क्यूब 9 में 81 9 में 729, तो ये कितना हो गया 1000 और 1729। ऐसे ही इसको एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, घनों के योग के दो संख्या जो संख्या है इसको दो विभिन्न तरीकों से लिखा जाएगा। एक तरीका ये हो गया, एक और कैसे लिखा जाएगा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो 12 का क्यूब होता है 1728, कर लीजिए 12 12 144 गुणा फिर से 12 12 चौक 48 की 8 हासिल 4 12 चौक 48 4 52 की 2 हासिल 5 12 के 12 5 17 1728 प्लस 1, तो बराबर ये कितना हो गया 1729। तो देखिए दोस्त ये होगी रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या की परिभाषा क्या थी कि ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में, इसको दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीके थे, एक तो 10 और 9 के रूप में लिख लिया, 10 का घन और 9 का घन तब भी 1729 हो रहा है, और 12 का घन और 1 का घन तब भी मिला के 1729 ही हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से दो घनों के रूप में लिखा जा सके, दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में, उसको क्या बोलते हैं रामानुजन संख्या बोलते हैं। अब दोस्तों आज ही चार बातें जो मैंने बताई ये हो गई। एक और पाइथागोरस त्रिक जिसे बोलते हैं, पाइथागोरस संख्या, उन्हें और पढ़ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को यहाँ पर विराम देंगे आज। तो देखिए दोस्तों पाइथागोरस के नाम से समझ में आ रहा है कि हमने 10वीं क्लास में, आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें तो 10वीं तो कर ही चुके होंगे, तो आप जानते ही होंगे कि एक समकोण त्रिभुज के लिए, ये समकोण त्रिभुज होता था, यहाँ एक थीटा कोण बनता था, ये 90 डिग्री था समकोण। तो इसमें एक को बोलते थे लंब, एक को बोलते थे आधार, और इसको बोलते थे कर्ण। ठीक है दोस्तों, लंब आधार कर्ण के समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय पड़ी थी। तो इसमें क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर होता था लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फॉर्मूला होता था। कभी कभी इसको रूट को हटा दिया जाता था तो इस पर वर्गमूल का निशान आ जाता था, ये वर्ग हटा के इधर वर्गमूल का निशान आ जाता था। तो यहाँ से ही ये पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस संख्याएं बनती हैं दोस्तों। क्या बनती हैं कि यदि तीन संख्याओं, कोई भी तीन संख्याएं इस प्रकार हों कि तीन संख्याएं इस प्रकार हों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर हो, तो मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। ये कंडीशन क्या कह रही है कि पहली संख्या के वर्ग प्लस दूसरी संख्या के वर्ग, इन दोनों का योगफल, मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो वे संख्याएं पाइथागोरस संख्याएं कहलाती हैं या पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं। पाइथागोरस संख्याएं कहलाती हैं। पाइथागोरस संख्या क्यों कहलाती है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है उसमें यही कंडीशन लगती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये संख्या क्या कहलाई, पाइथागोरस संख्या कहलाएंगी। तो ऐसी पाइथागोरस संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, एक तो होती 3 4 और 5। देखिए 3 का वर्ग किया जाए प्लस 4 का वर्ग किया जाए, और ये बड़ी वाली भुजा है इसका 5 का वर्ग किया जाए, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 होता है। 16 और 9 भी 25 होता है दोस्तों, और ये 5 का भी 25 होता है, तो ये बराबर हो गई। इसका मतलब 3 4 5 कौन सी संख्या है, पाइथागोरस संख्या है, इनमें बड़ी वाली संख्या छोटी वाली दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। ऐसे ही होती है 5 12 और 13 एक संख्या होती है। तो इनमें हमेशा देखेंगे क्या कि छोटी वाली दोनों के वर्गों का योग देखते हैं, ये बात मैंने पहले नहीं बता पाई थोड़ा। छोटी वाली जो दोनों संख्या होती हैं उनके वर्गों का योगफल तीसरी वाली जो बड़ी संख्या है उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग प्लस वो बराबर 13 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25,
प्लस 12 का वर्ग 144 बराबर 13 का वर्ग 169। इन दोनों को जोड़ी तो 5 4 9 2 4 6 169 ही हो रहा है। 169 बराबर 169 मतलब ये भी संख्याएं एक पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं। तो अभी दो आप संख्या आपने पढ़ी, 3 4 5 भी पाइथागोरस त्रिक में आती हैं और 5 12 13 भी। ऐसी और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है। और आगे इस क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। अच्छी लग रही है क्लास तो आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बने रहिए अपने चैनल पर और मुझे सुझाव देते रहिए कहाँ किस बात की कमी रह रही है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली क्लास में।